An object is placed at a distance 30 centimeter from a concave mirror and its real image is formed at a distance 30 centimeter from the mirror। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी आपने 30 सेंटीमीटर पर रखा है कॉनकेव मिरर से, और उसकी रियल इमेज भी 30 सेंटीमीटर पे ही बन रही है। तो ये ऐसा तो सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में एक ही पॉइंट होता है, और वो होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसी पे रियल इमेज बनती है, सेम साइज की होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर पे है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर होगी। तो बिना कुछ कैलकुलेट करे आपका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। A boy 2 meter tall stands 40 centimeter in front of a mirror. He sees an erect image 1 meter high. ठीक है, इरेक्ट इमेज बन रही है, 2 मीटर दूर था वो, और इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बन रही है। ठीक है, इरेक्ट है और इरेक्ट तो आपका दोनों तरह के मिरर्स में बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर में जब भी इरेक्ट इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और मैग्नीफाइड होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है रियल ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट वो जो होती है वो पोलर फोकस के बीच में होती है हमेशा, और हमेशा उसका साइज कम होता है। तो इसमें साइज कम हो रहा है, 1 मीटर हाई बन रही, तो वो डेफिनेटली वो मिरर कैसा है? आपका कॉन्वेक्स मिरर है। एन ऑब्जेक्ट इज 20 centimeter away from a concave mirror with focal length 15 centimeter. If the object moves with a speed of 5 centimeter along the axis, the speed of the image आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर अभी हमने जो पूरे पीछे फॉर्मूला लिखा था उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, कितना दूर? फोकल लेंथ कितनी है उसकी? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इमेज निकालेंगे, इमेज कहीं यहाँ बन रही होगी इसकी इमेज, पहले इमेज निकालते हैं। तो इमेज डिस्टेंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको पता नहीं है। अब देखिए यहाँ मैंने v की जगह सिर्फ v लिखा है। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक, ऑल्दो मुझे पता है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ मुझे नहीं पता इमेज कहाँ बनेगी। तो यहाँ से जो v आंसर आएगा वो आपको ये भी बताएगा कि वो किस साइड बनेगी। ठीक है, देखिए प्लस u कितना है? तो u है आपका -20, और फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ है -15। तो यहाँ से जो 1/v आएगा वो आपका आ जाएगा 1/20 माइनस 1/15। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 60। तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4। सो योर आंसर इज -1/60। तो v जो यहाँ से आया इमेज डिस्टेंस वो -60 आ गया। अब देखिए ये सब कुछ बता रहा है, माइनस बता रहा है किस साइड बनेगा। ठीक है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज रखी बनी होगी, और कितना दूर बनेगी? 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। क्लियर है ये? ठीक, अब इमेज डिस्टेंस अगर आपको पता लग गई तो आपसे स्पीड पूछ रहे हैं। तो अभी हमने लिखा था वो फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v² by u²। और मैंने आपको समझाया था कि ये माइनस कभी भी खत्म नहीं होगा, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक, सारी वैल्यू डाल देते हैं। v जो है वो 60 है, u जो है वो 20 है। तो आप डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। यानी इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के 9 गुना ज़्यादा होगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो इमेज 45 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, 9 टाइम्स। और डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट भाग रहा हो आगे की तरफ तो इमेज कहाँ भाग रही हो? ऑब्जेक्ट जा रहा होगा अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इमेज जा रही होगी आपकी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? The refractive index of certain glass is 1.5 for light whose wavelength in vacuum, वैक्यूम में आपको वेवलेंथ दी है, और वेवलेंथ पूछ रहे हैं जब वो लाइट उस ग्लास से पास करेगी तो उसमें वेवलेंथ क्या होगी। तो किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ होती है वो सिंपली होती है वैक्यूम की वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम की वेवलेंथ कितनी है आपकी? 6000, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो ये आपकी आ जाएगी, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे the wavelength of this light when passes through the glass,
तो ये आपकी आनी चाहिए 4000 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, 4000 एंगस्ट्रॉम। सो योर आंसर इज ए पार्ट। बिना कुछ करे भी, बिना कैलकुलेट करे भी हम मार सकते थे इसमें। हमें पता है कि वेवलेंथ कम ही हो जाएगी। अब 6000 या उससे कम, 6000 तो नहीं होगी, उससे कम ही होगी। तो 6000, 15000, 9000 ये तो आंसर बनेंगे नहीं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। द लाइट वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड ए वेवलेंथ ऑफ 5 × 10⁻⁷ मीटर इन ए मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का पूछ रहे हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, तो उस मीडियम में आप वेव की स्पीड फाइंड कर सकते हो और लाइट की स्पीड पता लग जाएगी। और लाइट की वैक्यूम में स्पीड क्या होती है वो आपको पता होती है। तो वहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं, पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड कितनी आ जाएगी? तो वो होगी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज और वेवलेंथ है आपकी 5 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये आपका आने वाला है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी वेव की वेलोसिटी। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो इट विल बी 3/2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द वेसल, एक वेसल है, उसकी डेप्थ 2D है, उसको आधा फिल किया है हमने लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और जो अपर हाफ है उसको हमने फिल किया है लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एपरेंट डेप्थ वेसल की पूछ रहे हैं। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। इस तरह की सिचुएशन है ये मान लिया वेसल है और इसमें आधा आधा भरते हैं। ये जो मीडियम है ये D डेप्थ तक हमने भरा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका μ1, और जो ऊपर वाला हाफ है उसको बचे हुए D हाइट तक भरा है हमने, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और अगर आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से इस तरह से विजुलाइज कर रहे हो, तो ये एपरेंट डेप्थ कितनी दिखाई देगी? तो एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिस मीडियम से ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मीडियम इनटू, अब हम यहाँ पे चलते जाते हैं, हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहली डेप्थ आई D और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अगली डेप्थ कितनी है D, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और भी कई होते तो इनको हम इसी तरह से हम ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो एयर से देख रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मान ले रहे हैं, और D अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बाहर आ जाएगा आपका D, और अंदर बचने वाला है 1/μ1 + 1/μ2। तो ये होगी एपरेंट डेप्थ। So your answer is B part. The refractive index of glass and water with respect to air 3/2 और 4/3 दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक, इसको लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ W लिखेंगे हम, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वो बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का कितना है? तो ग्लास का आपका 3/2 और पानी का कितना है? पानी का 4/3। तो ये आपका आ जाएगा 9/8। क्लियर? सो इट इज बी पार्ट। If I mu j represent the refractive index of light goes from medium I to medium j। ठीक, तो ये I mu j है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है J मीडियम का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? I के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लिखेंगे mu j अपॉन mu I। I mu j ये जो है ये है mu j अपॉन mu I। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है J मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? I के रिस्पेक्ट में। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये 2μ1 इंटू 3μ1, 3μ2 इंटू 4μ3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू μ2 अपॉन μ3 इंटू μ3 अपॉन μ4। सो μ3 से μ3 कैंसिल, μ2 से μ2 कैंसिल, तो ये आ गया μ1 अपॉन μ4, यानी ये आया 1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 4। ये आपका आंसर आएगा। अब इसको ऐसा तो आंसर मैच कर नहीं रहा, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन, तो ये बन जाएगा 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। सो योर आंसर इज सी पार्ट।
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, वेवलेंथ लैम्डा है, और ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है एयर में, और ये ग्लास स्लैब में एंटर कर गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। तो एक चीज़ आपको समझनी है, जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पर डिपेंडेंट होती है। वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहती है, वो सेम रहती है। वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो जाती है और उसकी जो वेव वेलोसिटी है वो भी म्यू टाइम्स कम हो जाती है, यानी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगी और जो वेव की वेलोसिटी है वो v अपॉन म्यू हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर n है तो वो n ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A ray of light is incident on the surface of separation of medium at an angle of 45 डिग्री। इंसिडेंट एंगल आपका 45 है और रिफ्रैक्टेड होके जब वो दूसरे मीडियम में गई तो रिफ्रैक्शन का एंगल 30 डिग्री है। तो आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, उस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो पहला वाला जो मीडियम है वो मैं वैक्यूम मान रहा हूँ, ठीक है, तभी हम दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर पाएंगे और वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे 1 sin 45 इज इक्वल टू म्यू साइन 30। ठीक, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, म्यू 1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 sin थीटा 2। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल। तो पहला मीडियम आपका वैक्यूम था, वैक्यूम में एयर था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया और एंगल वहां था 45। दूसरा मीडियम म्यू है और वहां पे एंगल जो है वो हमने मान लिया 30 डिग्री। तो यहाँ से म्यू निकालेंगे, ये 1/√2 हो गया इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 1/2। यहाँ से म्यू जो आया उस मीडियम का वो √2 टाइम्स आ गया। अब अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है उस मीडियम में तो वो होगी c/म्यू, c होगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2। तो जब आप √2 से डिवाइड करोगे, 1.4 से डिवाइड करोगे, 1.414 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ 1.5 होता तो ये 2 आ जाता। ठीक है, अगर ये 1.5 होता तो ये 2 आ जाता है, 1.5 से थोड़ा कम है तो ये 2 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सो योर आंसर इज बी पार्ट। बाकी चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं ग्लास और पानी के, ठीक, ग्लास के भी दिए हैं और वाटर के भी दिए हैं। ठीक है, 3/2 और 4/3। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ग्लास में जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और जो पानी में वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी c अपॉन म्यू डब्ल्यू। अब हमें इन दोनों का रेशियो पूछा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो vg अपॉन vw। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। म्यू डब्ल्यू कितना है, पानी का कितना है, 4/3 है, और ग्लास का कितना है, 3/2 है। सो इट इज 8/9, 8/9 सी पार्ट।